जय हिंद दोस्तों पेगासस स्पाईवेयर। कल से इस मामले में जिस तरीके से कलेश हो रखा है, शोर हो रखा है, और मानसून सेशन का जो पहला सिटिंग थी, पहले दिन जो था, जिस तरीके से बहस हुई और शोर शराबा हुआ, देखकर हैरानी। और कहीं ना कहीं एकदम से इसके ऊपर एक दबाव भी पड़ा, जिस तरीके से आर्टिकल्स एकदम से आए कि इतना सारा कब्जा हो, मतलब इतना सारा एस्पियोनेज किया गया, जासूसी की गई, फ़ोन हैकिंग एंड ऑल। कल से इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ, मन कल भी कर रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, लेकिन वो टॉपिक का मन नहीं कर रहा था, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आज इसी के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। जैसा कि मेरी बुरी आदत है कि मैं लंबे लंबे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करता हूं या टॉपिक ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो उसके लिए पहले से माफ़ी। लेकिन असलियत में जब तक हम इस टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाएंगे कि असलियत में मामला क्या है और मोदी सरकार के ऊपर आरोप क्या हैं, राहुल गांधी के आरोप क्या हैं, और क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या आउटकम आ रहा है या किस वजह से, और इसमें पाकिस्तान का नाम कैसे आ गया, इजराइल का नाम कैसे आ गया, सारी डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ में कोशिश करेंगे कि फैक्ट्स को छोड़ दिया जाए। अगर हम फैक्ट्स को छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ मामला दोस्तों ये है कि इससे पहले के टॉपिक स्टार्ट करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ हमारी जो है ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। क्योंकि IAS PCS की तैयारी बिना NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स के आप नहीं कर सकते। और जितने भी बच्चे मैक्सिमम लेवल पर फेल हो रहे हैं, उनके फेल होने के पीछे का सबसे बड़ा या मेन कारण जो है वो NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर ना हो पाना है, और इसीलिए वो फेल होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स को टारगेट करते हुए ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ स्टार्ट की है। इस ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि आप लोगों को NCERT UPSC के लेवल पर पढ़ा देंगे, ताकि आपकी PT की 100% और मेंस की लगभग 40% जो NCERT के ऊपर डिपेंडेंट होती है वो तैयारी करवा दी जाए। इस तैयारी के अंदर PT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हम सॉल्व करवाएंगे, ताकि आप प्रॉपरली उसको आगे टारगेट कर सकें। अब रही बात दोस्तों फीस की, तो हमने बहुत नॉमिनल फीस रखी है, ₹500 पर मंथ। इस 500 पर मंथ की जो फीस है, इसमें हम लोग आपको कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। और इन 2 नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके कॉल कीजिए, कहीं पीछे रह जाएं तो फ़ायदा क्या। अब आ जाते हैं पेगासस स्पाईवेयर पे। असलियत में दोस्तों हम पेगासस स्पाईवेयर पढ़ें इससे पहले एक छोटा सा एक रिव्यू देखकर सोचिए। हम लोग बचपन में एक मूवी देखते थे, शोले। स्पेलिंग हो सकती है आगे पीछे हो गई हो, तो इसलिए ज़्यादा बुरा ना माने। शोले, उस शोले के अंदर एक केस आता था कि मेरे जासूस कोने कोने में हैं, और इस चीज़ को हमारे स्कूल के टीचर्स भी कई बार इस्तेमाल करते थे कि मेरे जासूस कोने कोने में है। यहाँ ये जो जासूस हैं, इस जासूस शब्द को आगे अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो हमने न जाने कितनी ऐसी मूवीज़ देखी हैं, चाहे राजी हो गई, चाहे हम लोगों ने गाजी एक मूवी है वो हो गया, चाहे रोमियो अकबर वाल्टर समथिंग कुछ एक मूवी है जो जॉन अब्राहिम की है वो हो गई, या फिर हम और भी क्या नाम है मिशन इम्पॉसिबल जैसी मूवीज़ हैं वो देखते हैं, या फिर हम जैसे बॉन्ड 007 की मूवीज़ जो हैं वो देखते हैं। इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि हर कोई जासूसी कर रहा है, और बॉन्ड 007 और मिशन इम्पॉसिबल जैसी मूवीज़ की तो सीरीज़ बनती है, और हर सीरीज़ अपने आप में सुपर डुपर हिट होती है, हर मूवी अपने आप में सुपर डुपर हिट होती है। और उससे ज़्यादा मज़े की बात ये कि हर बार इसके अंदर एक जासूस जो है दुश्मन देश के अंदर घुसकर लड़ता है, या यूं कहें कुछ ऐसा करता है जिससे अपने देश को बचाया जा सके। ये जो पूरी मूवीज़ हैं, सीरीज़ है, इसमें एक वर्ड स्पाई का इस्तेमाल होता है। हर कोई, चाहे एक लड़की स्पाई बन के जाए,
चाहे एक बंदे को स्पाई बना के उसके सामने वाले की आर्मी में इंड्यूस कर दिया जाए, या फिर वो भेष बदल के, भाषा बदल के, कैसे भी करके दुश्मन देश के खेमे में घुसे और घुसकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालकर जो भी ज़रूरी है वो अपनी सरकार तक पहुंचा दे। उसके बाद यकीन मानिए 1971 वॉर जो इंडिया ने जीता, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हमारी रॉ ने किया था। तो वो क्या है? स्पाई एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी। अब इसी के साथ अगर आप और आगे बढ़कर देखते हैं तो क्या हिस्ट्री में ऐसा होता था? हिस्ट्री में जासूस होते थे, तो बिल्कुल होते थे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले अशोक के टाइम पीरियड में या मौर्यन टाइम पीरियड में चाणक्य ने जो अपनी पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, उसके अंदर स्पष्ट तौर पर यह लिखा कि आपका साम्राज्य तभी स्टेबल रह पाएगा। अर्थशास्त्र में क्लियर वर्ड्स में चाणक्य ने लिखा, एक राजा तब तक ताकतवर है जब तक उसका स्पाई सिस्टम यानी इंटेलिजेंस एजेंसी यानी जासूसी तंत्र मजबूत है। जब तक उनका जासूसी तंत्र मजबूत है तब तक राजा और उसका राजपाट स्ट्रांग रहेगा, स्टेबल रहेगा। सबसे पहले चाणक्य ने इस मामले में बता दिया। उसके बाद भी अगर आप देखते हैं तो बलबन एक बहुत ही अत्याचारी शासक था, इसको देखेंगे, चाहे अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे, चाहे मुगल्स को देखेंगे। इन सब की खास बात क्या थी? इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश किया, बहुत बड़ा एम्पायर इनका था, लेकिन सब में एक खास बात ये थी कि स्ट्रॉन्ग एस्पियोनेज सिस्टम था, स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम था, जासूसी तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत था। आज भी अगर आप किसी भी देश को उठाकर देखेंगे, किसी भी कंट्री को उठाकर देखेंगे, तो अगर आप यूएसए को देखते हैं तो यूएसए के पास CIA है, रशिया को देखते हैं तो KGB है, इज़राइल को देखते हैं तो मोसाद है, पाकिस्तान को देखते हैं तो ISI है, इसी तरीके से इंडिया को देखते हैं तो रॉ है, इसी तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों को उठाकर देखेंगे तो हर देश की अपनी एक, ब्रिटेन की MI6 है, इसी तरीके से फ्रांस की अलग है, और दुनिया के लगभग हर देश की अपनी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, अपनी एक स्पाई एजेंसी है। यहाँ ये लोग शुरू के अंदर तो जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तो तब तक ये दूसरे देश के अंदर घुसकर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके अपने देश को भेजते थे। जब टेक्नोलॉजी आने लग गई तो एक से बढ़ के एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा, और यहाँ आप मिशंस, जो मिशन वाली मूवीज़ हैं या बॉन्ड मूवीज़ हैं, इनमें आप खुले तौर पर देख सकते हैं। सवाल ये है कि इन सब में ये जो जासूस हैं ये करते क्या हैं? ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं, सूचना एकत्रित करते हैं। सूचना एकत्रित किसकी करते हैं? तो एनिमी की करते हैं या हॉस्टाइल की करते हैं। एनिमी यानी दुश्मन की सूचना एकत्रित कर रहे हैं कि वो प्लान क्या बना रहा है ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं। तो क्या सिर्फ ये प्लान और प्रिपेयर होने की बात है? और क्या दुश्मन देश से खतरा होता है? तो आंसर है नहीं। जो ये राजा महाराजा होते थे, जो ये किंग्स होते थे, चाहे वो बादशाह हुए, चाहे वो राजा महाराजा हुए, ये सारे राजा महाराजा, ये सारे के सारे किंग्स यहाँ तक कि अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, अपनी वाइफ तक की जासूसी करवाते थे। ये लोग अपनी वाइफ तक की जासूसी करवाते थे, अपने बच्चों तक की जासूसी करवाते थे, क्योंकि मुगल्स को तो अगर आप देखेंगे या इससे पहले सल्तनत को देखा जाए या उससे पहले राजा महाराजाओं को देखा जाए तो हर राजा महाराजा इसलिए डरा होता था कि कब उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो जाए और उसे मार डाला जाए। इसी तरीके से मुगल्स तो अपने बच्चों तक से डरते थे कि कब कोई शहजादा ताकतवर हो जाए और सारे ऑफिसर्स को अपने साथ मिलाकर मुझे कैद करके खुद बादशाह बन जाए। बेस्ट एग्जाम्पल शाहजहां का था, जिसे औरंगजेब ने कैद कर लिया, और इससे पहले वाला एग्जाम्पल जहांगीर का था, जिसके खिलाफ शाहजहां ने विद्रोह कर दिया, और उससे पहले वाला एग्जाम्पल सलीम का था, जिसने, या जहांगीर का ही था, जिसने अकबर के खिलाफ भी विद्रोह किया था। तो यहाँ असलियत में हर कोई क्या है
क्यों सूचना चाहता है, इंफॉर्मेशन क्यों चाहता है? क्योंकि इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा है। असुरक्षा दुश्मन से तो है ही, एनिमी यानी दुश्मन से तो है ही, साथ में किससे है? अपनों से भी है। जो आपके बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है, हो सकता है आपको उससे भी खतरा हो, इसलिए उसकी जासूसी भी करवाई जाती है। और यहीं से षड्यंत्र निकलते हैं। भाई अगर दुश्मन है तो दुश्मन प्लान करेगा, यहां होगा तो ये षड्यंत्र होगा, यहां होगी कॉन्स्पिरेसी। अब सवाल ये है, ये कॉन्स्पिरेसी यानी ये षड्यंत्र क्यों होगा? तो ये सारा खेल है ना दोस्तों, ये सारा का सारा खेल जो है ये है पावर का, यानी कि सत्ता का। जो पावर में है, जो सत्ता में है, वो चाहेगा कि मैं इस पावर में, मैं इस सत्ता में बना रहूं, और इसके आसपास वाले हमेशा चाहेंगे कि इस सत्ता पर कब्जा कर ले। जो इस गद्दी पर बैठा हुआ है वो हमेशा चाहेगा कि जब तक वो जिंदा है वो इस पावर, इस गद्दी पर, इस सत्ता पर बैठा रहे, इस पूरी ताकत उसके हाथ में हो, और जैसा वो चाहता है सारा सिस्टम वैसे काम करे। जैसा वो चाहता है सारा सिस्टम वैसे काम करे। वहीं अगर दूसरी तरफ देखोगे तो दूसरे जो अदर ग्रुप्स हैं, जो ए बी सी डी चाहे कुछ भी हुए, हर कोई जो सत्ता के आसपास है वो हमेशा चाहेगा कि वो असलियत में राजा को हटाकर खुद गद्दी पर बैठ जाए। अब ऐसे में राजा को हटाने के दो तरीके होते हैं, पहले भी वही होते थे, आज भी वही हैं। अपने ग्रुप को मजबूत करो। ए अपने ग्रुप को मजबूत करेगा, बी अपने ग्रुप को मजबूत करेगा, सी अपने ग्रुप को मजबूत करेगा, और डी अपने ग्रुप को, और ई अपने ग्रुप को। हर कोई अपना ग्रुप बनाएगा, उसे मजबूत करेगा। ये राजा इन सब में चेक एंड बैलेंसेस खेलेगा, किसी को आगे बढ़ाएगा, किसी को पीछे हटाएगा, और ये लोग अपने अपने ग्रुप को मजबूत करेंगे, आपस में लड़ेंगे और राजा को मारने की, या तो राजा को मार देंगे या फिर राजा को किसी भी तरीके से डिपोज कर देंगे, अंधा कर देंगे, जेल में डाल देंगे। पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था। अब क्या होता है? अब है डेमोक्रेसी। अब इस पावर में होता था किंग। अब इस किंग को हटाने के लिए या तो आप मार दो, जैसे बलबन के बेटों को मार दिया, गयासुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी बैठा, जलालुद्दीन खिलजी को मार के अल्लाउद्दीन खिलजी बैठा, अल्लाउद्दीन खिलजी के बेटों को मार के गयासुद्दीन तुगलक बैठा, गयासुद्दीन तुगलक को मरवा के, षड्यंत्र ही कहा जा सकता है, उसे मरवा के मोहम्मद बिन तुगलक बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद फिर षड्यंत्र होते हैं और फिरोज शाह तुगलक आ जाता है। ऐसे कितने सारे कॉन्स्पिरेसीज हुई, कितना सारा षड्यंत्र हुआ, और सभी के सभी एक दूसरे को मारकर, जो राजा गद्दी पर बैठा होता है उसे मारकर या उसे हटाकर या उसके बेटों को मारकर खुद गद्दी पर कब्जा कर लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहां शाहजहां को गिरफ्तार किया औरंगजेब ने। औरंगजेब के 3 बेटे आपस में लड़ते हैं और उसके बाद क्या नाम है, बहादुर शाह फर्स्ट गद्दी पर बैठता है। बहादुर शाह फर्स्ट के मरने के बाद जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है। जुल्फिकार अली की पूरी प्लानिंग थी, सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र थे। और इसी तरीके से जुल्फिकार खान को मारने वाले सैयद ब्रदर्स, पूरा षड्यंत्र। राजपाट में षड्यंत्र सबसे ज्यादा है। अगर आप राजपाट कर रहे हो, अगर आप किंग हो और आप रूल कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो कॉन्स्पिरेसी है, जो षड्यंत्र है, वो आपकी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, ये समझ लीजिएगा। कॉन्स्पिरेसी यानी जो षड्यंत्र है वो आपके जीवन का इंटीग्रल पार्ट है, जीवन का अभिन्न अंग है, इसे आप समझ लीजिएगा। अगर आप इस कॉन्स्पिरेसी को समझ पा रहे हैं, जो राजा कॉन्स्पिरेसी को समझ पा रहा है, जो राजा षड्यंत्रों को समझ पा रहा है, वो और इन षड्यंत्रों को रोक पा रहा है, वो उतना ज्यादा स्टेबल और कंफर्टेबल रूल करेगा। अगर कोई राज कर रहा है तो उसको हटाने के षड्यंत्र होंगे ही होंगे।
ये समझ लीजिए षड्यंत्र बाहर वाले देश करेंगे, साथ में हमारा देश के अंदर रहने वाले जो सत्ता के लालची लोग हैं, जो उस गद्दी पर बैठना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजा को हटाकर, वो हर कोई षड्यंत्र करेगा। अब इस षड्यंत्र को समझने के लिए, इस कॉन्स्पिरेसी को समझने के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है कि वो असलियत में हल्का फुल्का हिंट दो, कर क्या रहे हैं, हल्का फुल्का हिंट दो। आप मूवीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं होता। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल इंफॉर्मेशन का और स्पाई एजेंसीज का आप अगर यहां देखें तो अमेरिका का एक बहुत ही नीचे देश है क्यूबा। 1962 के अंदर एक कोल्ड वॉर के पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसमें मामला यह था कि फिदेल कास्त्रो की गवर्नमेंट थी और रशिया ने जहाज के थ्रू क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल एस्टैब्लिश करने का प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर दिया था। मजे की बात, न्यूक्लियर मिसाइल एस्टैब्लिश भी हो चुकी थी, प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश हो चुका था, बस न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंस्टॉल करना बाकी था। अमेरिका को दूर दूर तक कानो कान खबर नहीं कि रशिया उसकी नाक के नीचे भी न्यूक्लियर मिसाइल रख सकता है। इस हद तक सिचुएशन थी। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन एक जूनियर लेवल के ऑफिसर से लीक हो गई कि कंसाइनमेंट रिलीज हो चुका है, अब अमेरिका की खैर नहीं। एक जहाज जो रशिया से निकल चुका था, क्यूबा पहुंचने वाला था। सोच कर देखिए, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन CIA को हाथ लगती है और अमेरिका उस इंफॉर्मेशन से अलर्ट होता है और रशिया को अपनी नाक के नीचे इस क्यूबा में मिसाइल इंस्टॉल करने से रोक देता है। अगर वो मिसाइल्स इंस्टॉल हो जाती तो महज कुछ मिनट की दूरी पर अमेरिका के सारे बड़े शहर होते। सोचकर देखिए इंफॉर्मेशन ने किस तरीके से अमेरिका को एक बहुत बड़े डर या क्राइसिस से बचा लिया। इंफॉर्मेशन इसीलिए जरूरी होती है। अब ये इंफॉर्मेशन हर देश चाहता है, हर कोई चाहता है। अब है डेमोक्रेसी। अब यहां सवाल आएगा कि यार हम अगर जो स्पाई है इसे एस्पियोनेज कहा जाता है। एस्पियोनेज का मतलब असलियत में जासूसी होती है, स्पाई तो वो जासूस होता है। एस्पियोनेज जो है खुफिया जानकारी प्राप्त करना, असलियत में आप हॉस्टाइल कंट्रीज से प्राप्त करो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अभी जैसे खबर है कि इमरान खान का फोन टैप कर लिया और इमरान खान के फोन को हैंग कर, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं कैप्चर कर लिया और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इमरान खान की इंडिया के पास है। अब ऐसे में दुश्मन देश की बारे में जानकारी प्राप्त की तो बहुत अच्छा है। अपने देश के अंदर क्या ऐसा होता है? तो दोस्तों पहले फोन टैपिंग होती थी। ये अंग्रेजों के जमाने से टेलीग्राफ एक्ट बना तो पहले चिट्ठियां पढ़ी जाती थी, उसके बाद फोन टैपिंग होनी शुरू हो गई। आज के दिन जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के टाइम तक फोन टैपिंग के आरोप लगते रहे हैं और ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं, 2013 के अंदर भी कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर लगभग पूरे विपक्ष ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार ने सारे विपक्षी नेताओं की फोन टैपिंग करवाई है और यहां तक कि लगभग 13,000 फोन टैप करवाए गए ताकि, और यही एक रीजन है 2010 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट यहां तक कह रहे होते हैं कि अगर आप देश के हित में काम कर रहे हैं तो जासूसी की जानी चाहिए। अब सवाल यही है कि भाई असलियत में फोन टैपिंग किसकी? असलियत में फोन टैपिंग हर उस बंदे की जो सरकार के खिलाफ हो सकता है। हर उस बंदे की फोन टैपिंग जो सरकार गिराने की कोशिश कर सकता है।
अपोजिशन लीडर से लेकर इन्फ्लुएंशियल लोगों तक अगर आप देखें, इन्फ्लुएंशियल पीपल तक अगर आप देखेंगे, प्रभावी लोगों तक अगर आप देखेंगे, हर आदमी जो सरकार को चुनौती दे सकता है उससे उसके बारे में इंफॉर्मेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यहां बिल्कुल ठीक बात है कि ये लोग अगर सरकार के अगर प्लान कर रहे हैं तो सरकार इनकी जासूसी क्यों करवा रही है। असलियत में यहां पर इनकी जासूसी कभी भी किसी भी मायने में ठीक नहीं हो सकती, वो हर मामले में गलत है और उसको जितना आप गलत कह सकते हैं वो उस लेवल पर गलत है। लेकिन कब तक? जब तक कुछ मामले ऐसे सामने आने ना शुरू हो जाएं कि मामला बहुत ज्यादा खतरनाक हो। फॉर एग्जाम्पल, असलियत में इंडिया में है डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खास बात है प्रोटेस्ट्स, और इन प्रोटेस्ट्स को अगर प्रोपागेंडा से जोड़ दिया जाए तो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। डेंजरस टू अ डेमोक्रेसी। मैं असलियत में यहां इस एंगल से इस पूरे मामले को देखना चाहूंगा। मैं बात करूंगा राइट टू प्राइवेसी की, मैं बात करूंगा राइट टू प्राइवेसी की, मैं बात करूंगा राइट टू लिबर्टी की, और मैं बात करूंगा राइट टू डिग्निटी की। लेकिन असलियत में ये जो तीन शब्द इस्तेमाल किए गए, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिबर्टी और राइट टू डिग्निटी, जो ये तीन शब्द हैं, इसमें मेरी निजता का अधिकार है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि मेरी निजता, मेरी प्राइवेसी किस लेवल तक, किस हद तक। मेरी प्राइवेसी केवल उस हद तक तो अच्छा है कि मैं अपनी वाइफ के साथ और अपने बाकी परिवार के साथ कैसे रहता हूं। मेरी प्राइवेसी इस हद तक भी होनी चाहिए कि मैं अपने इस कमरे में किस तरीके से अपना पर्सनल लाइफ जी रहा हूं। मेरी प्राइवेसी इस चीज में भी होनी चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं। मेरी प्राइवेसी इस चीज में भी होनी चाहिए कि मैं कौन सी मूवीज या क्या देख रहा हूं। लेकिन मेरी प्राइवेसी इस चीज में कतई नहीं हो सकती कि अगर मैं किसी ऐसे इंसान से बात करता हुआ पाया गया या उस इंसान से बात कर रहा हूं जिस पर सिक्योरिटी एजेंसीज को शक है। क्योंकि अगर वो इंसान जिस पर सिक्योरिटी एजेंसीज को शक है, वो इंसान मेरे से किसी भी तरीके की बातचीत कर रहा है, तो असलियत में वो इंसान मेरे लिए छोड़ो, मेरे को हो सकता है इस्तेमाल कर रहा हो बिना मुझे पता लगे मेरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। और यहां सिक्योरिटी एजेंसीज का जो रोल है वो बढ़ जाता है और उस लेवल पर जाकर मेरी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। और वहां से फिर एक नया लेवल शुरू होता है जो प्राइवेसी से आगे बढ़कर नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ जाता है। और वहां वो नेशनल सिक्योरिटी किस लेवल की होती है? असलियत में दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी के अलग अलग लेवल हो सकते हैं। इसे आप समझिए कि नेशनल सिक्योरिटी की जब आप बात कर रहे हैं तो इस नेशनल सिक्योरिटी के अंदर भाई बॉर्डर सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी होनी चाहिए, टेररिज्म से सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखो कि प्रोपागेंडा वॉर अगर कोई छेड़ रहा हो तो क्या किया जाए, तो उसके मामले में क्या हो। मैं यहां कुछ 3 से 4 एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं कि असलियत में एकदम से डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो होता है प्रोटेस्ट्स। आदमी के हाथ में सबसे बड़ा हथियार ये प्रोटेस्ट होता है, लेकिन अक्सर ये जो प्रोटेस्ट है ये किलर ऑफ डेमोक्रेसी भी बनता हुआ नजर आता है जब इसमें जो हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा जुड़ जाए। हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा जुड़ जाए तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को खत्म करने का हथियार बन जाएगा
और सबसे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी डिस्टेबलाइजिंग द गवर्नमेंट हो जाएगा, डिस्टेबलाइजिंग द गवर्नमेंट हो जाएगा। सरकार गिराने की कोशिश, सरकार दो तरीके से गिराई जा सकती है। मैं चाहता हूं डेमोक्रेसी में कोई सरकार फिक्स ना हो, हर सरकार के पास अल्टरनेट, हमारे पास अल्टरनेट हो। एक सरकार अगर ठीक से काम नहीं कर रही तो मेरे पास पूरी ताकत होनी चाहिए उसे उखाड़ फेंकने की और दूसरी सरकार को सपोर्ट करने की, और वहां से मेरे को पूरी पावर होनी चाहिए। मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा अपने अपोजिशन को, मैं हमेशा अपने अपोजिशन को सपोर्ट करूंगा जब वो मेरी आवाज उठा रहा हो। पेट्रोल के दाम 100 रुपए बढ़ रहे हैं, 100 रुपए से ऊपर हो चुके हैं, मुझे नाराजगी है, मेरा अपोजिशन पेट्रोल के दाम के ऊपर अगर मेरी भारत सरकार को गिरा देता है, मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये अपोजिशन मिलकर भारत सरकार को गिरा देता है पेट्रोल के दाम के ऊपर। लेकिन समस्या तब यह है जब यही अपोजिशन या बहुत सारे प्रोटेस्ट्स जो मेनली लीडरलेस प्रोटेस्ट्स हैं, लीडरलेस प्रोटेस्ट्स हैं, ये लीडरलेस प्रोटेस्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई लीडर ना हो, कोई अपोजिशन ना हो, कोई पार्टी ना हो, वो प्रोटेस्ट हो और वो फिर डायरेक्शनलेस हो जाएं, और डायरेक्शनलेस होने के बाद वो कहीं ना कहीं टेंट करें रेगुलेशन, मतलब जिसे कहते हैं जो हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचाए, और वो सिस्टम को इतनी बुरी तरह हार्म पहुंचाएं कि सिस्टम समझ ना पाए कि है क्या मामला। मैं कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देता हूं आपको, यहां आप उठाकर देखिए, कुछ क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। 2018 के अंदर, 2018 के अंदर अर्बन नक्सलिज्म यानी अर्बन नक्सल्स का मामला आया, और उसी टाइम पर अखबारों में और खासकर सरकार ने कह दिया था कि अर्बन नक्सलिज्म एक इस तरीके का प्रोपेगेंडा है कि जो नक्सलिज्म, मैं इस चीज के ऊपर पूरे तरीके से भरोसा करता हूं, इसका कोई सबूत नहीं है कि अर्बन नक्सल नाम की चीज थी, लेकिन ये नक्सलवादी शहरों में आकर काम कर रहे हैं, वो हमें किसी प्रूफ में कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन एग्जाम्पल्स की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और यहां विदेशी शक्तियां भी क्या क्या षड्यंत्र करती हैं उनके ऊपर भी मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, तब जाके समझ में आएगा कि कहां सरकार गलत है और कहां विपक्ष गलत है, और किस लेवल पर जाकर इनकी जासूसी होनी चाहिए, और सच में विपक्ष की जासूसी क्यों होनी चाहिए और किस हद के बाद नहीं होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है। अब इसमें पूरा ध्यान से समझिए असलियत में कि अर्बन नक्सल्स कौन थे। अर्बन नक्सल्स गिने चुने पढ़े लिखे अल्ट्रा लेवल के हाईली एजुकेटेड लोगों का एक ग्रुप जो बिल्कुल सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को इंडिया के ऊपर एस्टेब्लिश करना चाहता है। पढ़ लिख के वो साइकिक हो चुके हैं, सिस्टम को बिल्कुल अपने तरीके से तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं। 1967 से लेकर अब तक ये लोग कामयाब नहीं हो पाए। इनका एक प्लान ये था कि 1967 से लेकर अब तक जितने भी हमने नक्सल एफर्ट्स किए हैं वो सारे फेल इसलिए हुए हैं क्योंकि हम लोग शहरों पर कब्जा नहीं कर पाए। ये अर्बन नक्सल्स का मामला था कि किसी भी देश की जो धड़कन होती है, हार्ट होती है, वो उसके शहर होते हैं और शहर को जोड़ने वाली सड़कें होती हैं। किसी भी देश, कंट्री के अंदर जैसे बॉडी में हार्ट होता है ना, वैसे ही कंट्री के अंदर सिटीज और उसकी कैपिटल होती है। और हार्ट को जोड़ने वाली, जैसे हार्ट के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो पूरे शरीर से खून को हार्ट तक पहुंचाती हैं और वहां से पूरा सिस्टम पूरे देश में घूमता है, वैसे ही यहां पर रोड्स होते हैं, रूट्स होते हैं। अर्बन नक्सल्स की प्लानिंग ये थी कि अगर आप शहरों के सड़कों को और खासकर राजधानी की सड़कों को ब्लॉक कर देंगे और राजधानी की सड़कों को ब्लॉक करके वहां से सड़कों को लोगों का आना जाना बंद कर देंगे और इन्हें इतना मजबूर कर देंगे कि ये आगे बढ़ ही ना पाए, तो सरकारें अपने आप गिरना शुरू कर देंगी क्योंकि डिसेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये मामला आया दोस्तों अर्बन नक्सल्स का,
वहां पर लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी, उसको स्टडी किया। नक्सलिज्म पे मैं बहुत ज्यादा सा भरोसा नहीं करता, फिर भी पूरी तरीके से मैंने इसको समझा, समझने की कोशिश करी, लेकिन सरकार खुद ये कहती है कोई प्रूफ नहीं है। सरकार का खुद मानना था कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इनके ऊपर शक है कि ये ऐसा कुछ करेंगे। अब यही तो होती है ना माया रचना। षड्यंत्र ऐसे ही होते हैं जिसका कहीं कोई प्रूफ नहीं होता। वो ऐसी माया रचते हैं कि उस माया को रचने वाला, उस षड्यंत्र को रचने वाला हो सकता है सरकार में ही बैठा हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द खड़ा हुआ हो, या हो सकता है कोई बड़ा अफसर हो, या हो सकता है कोई बड़ा अपोजिशन लीडर हो। क्योंकि हर किसी को पावर चाहिए, हर किसी को सत्ता चाहिए, और अगर दिल्ली में सत्ता मजबूत है तो हर कोई चाहेगा उसे उखाड़कर फेंक दिया जाए, लेकिन अगर सीधे सीधे टकराएंगे तो सत्ता को नहीं उखाड़ पाएंगे। इसलिए ऐसी प्रपंच रचो, ऐसे प्रयोग करो, ऐसे प्रपंच रखो कि हर हालत में इन्हें घुटनों के बल ला दिया जाए। इस 2018 के बाद 2019 में हमें इसका सबसे पहला एग्जाम्पल देखने को मिला। मई 2019 में सरकार आती है और अगस्त 2019 तक आप देखें तो 3 तलाक से लेकर कश्मीर जैसे बड़े बड़े मुद्दों, 3 तलाक, कश्मीर और राम मंदिर, तीनों के तीनों मुद्दों के ऊपर दनादन जिस तरीके से डिसीजन लिए गए, चाहे कोर्ट ने किया, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने किया, चाहे संसद ने किया, जिस तरीके से डिसीजंस लिए गए, एक तरीके से विपक्ष और दूसरे जितने भी लोग जो एस्टेब्लिशमेंट और इस सरकार को डेमोक्रेटिकली नहीं हिला पा रहे, वो सारे बैकफुट पर थे। यहां से शुरू हुआ CAA NRC प्रोटेस्ट। CAA NRC मुझे आज तक समझ में इसमें क्या एक मिथ्या, एक डर, एक भय फैलाया गया कि अगर CAA NRC पास हो गया तो पूरे देश के मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। हर मुसलमान के दिल में डर बिठा दिया गया कि हम कहां जाएंगे, हम कहां जाएंगे। ऐसा डर, आउटकम क्या आया? शाहीन बाग। यार असलियत में हम भी पढ़े लिखे हैं और हमें उस कानून में, मैंने कितने अपने वकील दोस्तों से भी पूछा, ब्यूरोक्रेट से भी पूछा कि क्या आपको इसमें ऐसा कुछ लगता है कि आप किसी को उठाकर, पहली बात तो NRC की तो बात ही नहीं हो रही, कागज दिखाने की कहीं कोई बात नहीं हो रही, समझे, NPR की कहीं कोई बात नहीं हो रही थी। एक अमेंडमेंट बिल था जिसमें विदेशों से आने वाले जो लोग थे, सोचकर देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले जो लोग थे, जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड थे, यानी जिन्हें अपने देशों के अंदर, जिन देशों से वो आ रहे हैं उसमें अपने धर्म को मानने का अधिकार नहीं था, उन्हें जब भारत बुलाया गया तो भारत आने की अनुमति थी, लेकिन वो माइनॉरिटी थे। और उससे ज्यादा मजे की बात, वो माइनॉरिटीज में मुस्लिम धर्म को छोड़कर सारे थे, क्योंकि वहां बांग्लादेश में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, जो बाद में इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान अब तालिबान ने कर दिया, वो हो गया। यानी तीनों जगह पर मुस्लिम धर्म मेजॉरिटी में है, तो बाकी बचे कौन? हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी। इन धर्म वालों को, जिसे भारत भी मान्यता देता है, बुलाने की अनुमति दे दी कि कोई भी आएगा तो उनको 5 साल में हम परमिशन दे देंगे। एक जगह भी यह नहीं लिखा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान को भगाया जाएगा। और इससे ज्यादा घटिया बात क्या होगी कि इन षड्यंत्रकारियों ने, भारत के दुश्मनों ने, देशद्रोहियों ने, शर्जिल इमाम जैसे हरामियों ने क्या किया? लोगों को कैसे भड़काया? तुम्हें जेल में डाल देंगे, नंगा रखा जाएगा, खाना भी नहीं दिया जाएगा, सूअर का मांस खिलाया जाएगा, भड़का दिया, शाहीन बाग हो गया। और मजे की बात, इस शाहीन बाग के अंदर लीडर कौन था बताइए जरा? लीडर कौन था? लीडर था 4 दादियां। दादियों का पूरा सम्मान बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन दादियों को क्या कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के बारे में पता था? क्या वो डिबेट डिस्कशन कर सकती थी? क्या वो बात कर सकती थी? नहीं कर सकती थी।
वो बात बिल्कुल नहीं कर सकती थी, उन्हें इस मामले में बिल्कुल नहीं पता था। वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कार्ड खेल सकती थी, जो बैठकर आराम से किया गया। कोई लीडर नहीं, तीस्ता सीतलवाड़ जैसी औरतें, जिनका काम ही भारत का बंटवारा और शुरू से लेकर आखिरी तक केवल और केवल प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम। शॉर्ट में सोच कर देखो यार, यहां 4 दादियों को बिठा दिया, बातचीत करने का तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलॉक्यूटर्स की कमेटी भेजी और इंटरलॉक्यूटर से जी लिख के दे दो कि ये कानून वापस लोगे वरना हम नहीं उठते। ऐसे जाहिल अनपढ़ गवारों को किसने भड़काया? षड्यंत्र था मेरे देश के खिलाफ। उसके बाद जानबूझकर आपके देश के अंदर 2020 में दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश का राष्ट्रपति ट्रंप आता है। ट्रंप जिस दिन आता है उसी दिन जाफराबाद जैसा इलाका या चांदबाग जैसा इलाका, जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, सबसे ज्यादा लेबर क्लास रहती है, उस इलाके की सड़क को बंद कर दिया जाता है। उसी दिन क्यों? यह बिल्कुल पता है कैसा व्यवहार था। आपके घर में मेहमान आए और आपकी सबसे बड़ी हरामखोर, घर की जो सबसे बड़ी हरामखोर बहू और हरामखोर बेटा हो, वो एग्जैक्टली उसी दिन घर में कलेश करे, बर्तन तोड़े, सर फोड़े, लड़े, चूड़ियां तोड़े, कपड़े फाड़े, छाती पीटे, क्या करके कि उसी दिन करे जिस दिन घर में मेहमान आए हो या बेटी को रिश्ता पक्का करने वाले आए हो। क्यों करे? क्योंकि उसे तुम्हारे घर की बेइज्जती करनी है। यहां भोले भाले आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है, वो तो किसी ना किसी के हाथों का खिलौना था। हर वो आम आदमी जिसको पता ही नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं था, वो केवल भड़का हुआ था, उसकी कोई गलती नहीं थी। गलती उस षड्यंत्र के अंदर कमरों में बैठे हुए गिने चुने उन लोगों की थी जिनके ऊपर एफआईआर उठा के जेल में डाल रखा है। उन्होंने किसको क्या कहा उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि कहीं कुछ बोला ही नहीं। मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, यही बात मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे कान में आके बोल दूंगा। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा जब तक आप उस बात को रिकॉर्ड ना करें। यहां षड्यंत्र उन बंद कमरों के अंदर शर्जिल इमाम से लेकर हर उस देशद्रोही ने रचा और लोगों को भड़काया। शर्जिल इमाम का तो वीडियो भी है कि हमारी चिकन नेक के ऊपर इतना मलबा डाल दो, हमारे देश की कमजोरी के ऊपर। सोच कर देखिए शर्जिल इमाम जैसा हरामी बंदा क्या कर रहा है। हाँ, मैं यूज कर रहा हूं, मेरे लिए इनके कोई, मेरे दिल में इनको कोई इंसान ही नहीं है। लोग तो मेरे देश के लिए देशद्रोही है, गोली मार देनी चाहिए इनको। तो मैं अगर तालिबान के अंदर नहीं हूं, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इनसे निपटने के लिए तालिबान बनना पड़े तो मैं 100 बार बनने के लिए तैयार हूं। शर्जिल इमाम जैसों को नंगा करके गोली मारनी चाहिए इन लोगों को। क्या कहता है ये बंदा कि इस इलाके में चिकन नेक के ऊपर आप इतना मलबा डालो, इतना प्रोटेस्ट करो कि सरकार घुटनों पे आ जाए। इस नॉर्थ ईस्ट का पूरा लिंक भारत सरकार से टूट जाए। सोच कर देखिए, ये पूरा सरकार, चाइना चुप बैठेगा? साले तेरा बाप लगता है चाइना? वो असलियत में ये लोग जो हैं, ये असलियत में विदेशी ताकतों के हाथों खेल रहे थे और भारत को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे थे। लेकिन समस्या क्या है, हमारे किसी भी इंसान के पास इनकी करी हुई षड्यंत्रों का कोई वो नहीं होता, ये तो कोई सबूत नहीं होता। ये तो शुक्र मनाइए वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई शर्जिल इमाम की, जिसका नाम मैं आपके सामने ले पा रहा हूं, वरना इन लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ये सिर्फ बंद कमरों में गुपचुप भड़काते हैं, लोगों के अंदर गुस्सा फैलाते हैं और लोग गुस्से में आके प्रोटेस्ट करते हैं। सोचकर देखिए, इतने बड़े इलाके को हमारे देश की सरकार से कट कर देना, हमारे देश से मेन रूट से कट कर देना और कहना कि हम इतना मलबा डालेंगे, तू जिन्ना की औलाद है साले। ये शर्जिल इमाम और उसके जितने हरामी पिल्ले हैं वो जिन्ना की औलाद हैं। ऐसे ही लोग भारत का बंटवारा करने में तुले होते हैं। लेकिन खास बात ये, इनके खिलाफ षड्यंत्र का सबूत नहीं है। ये चुप ऐसा कर रहे होते और एकदम से प्रोटेस्ट उभर पड़ता है। अब आगे आ जाओ।
अगला एग्जाम्पल, शाहीन बाग दिल्ली दंगे, दिल्ली राइट्स बहुत ज्यादा थे। उसके बाद एकदम से देखेंगे 2020 के अंदर अगस्त और सितंबर के अंदर एकदम से सोचकर देखिए एग्जैक्टली कब की तारीख, 27-28 अगस्त की तारीख एकदम से ऑनलाइन स्टूडेंट मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाता है और एकदम से रोजगार दो जैसे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। एकदम से कहां से उठा पता नहीं, कोई टीचर अपने सर पे जूते मारते हुए दिखा रहा है कि मैं जूता मार रहा हूं सरकार ने। इन सोचकर एक जीवन का एक साधारण सा मामला सोचकर, और मजे की बात पता है क्या, बड़े से बड़े टीचर महिपाल सिंह राठौर जैसे टीचर उठा के शोर मचा रहे हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, जबकि वो खुद इंटरनेशनल रिलेशंस को टॉपिक को देख रहे होते हैं। राकेश यादव जैसे टीचर्स मूवमेंट कर रहे हैं। यस, सोचने वाली बात है यार, एक से बढ़ के एक मैथ के टीचर्स मूवमेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक गेम खेल रहे थे ना, वो किस समय पर, मैं उस समय पर भी मैंने विरोध का वीडियो बनाया था और आज भी YouTube चैनल पे अवेलेबल है, जाकर आप देख लीजिए कि क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। देश कितनी मुसीबत में है इससे तुम्हें मतलब नहीं है, देश के अंदर फर्स्ट वेव का मेन पार्ट आने वाला है इससे मतलब नहीं है। रोजगार दो, और कितने लोगों को, 20 लाख बच्चा अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा भाई? 20,000 बंदों को, बाकी 19,80,000 कहां जाएंगे? ये टीचर तो अपनी रोटियां सेक रहे थे, गगन प्रताप जैसे रोटियां सेक रहे थे। हां, ये लोग खुल के रोटियां सेक रहे थे। षड्यंत्र किसका था? षड्यंत्र किसी दूसरे देश का रहा होगा सरकार पर दबाव बनाने के लिए। क्यों? इसका आधार क्या है? क्योंकि यही 28 अगस्त से 29 अगस्त वो तारीखें हैं जब भारत और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर आ गए थे। और ये इस हद तक युद्ध के मुहाने पर आ गए थे कि भारत सरकार चाइना को देखे या ये जो मूवमेंट चला रहे हैं, बेरोजगार दिवस वगैरह बना रहे हैं, इनको देखे। कहां से चला एक बार पता करोगे? किसने चलाया एक बार बता सकता है कोई? टीचर बाद में आके खड़े हुए, टीचर विदेशों की कठपुतली थे, बाद में आके खड़े हुए, लेकिन कोई बता सकता है कहां से आके खड़े हुए? क्या ये महिपाल सिंह राठौर, राकेश यादव, गगन प्रताप या ये सारे के सारे कुछ जवाब दे पाएंगे? कोई एक जवाब दे पाएगा? प्लीज एक जवाब दे देना। आप में से कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो दौर ऐसा था जब भारत की सरकार बॉर्डर के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी, पूरा देश बॉर्डर पे बिजी था और आप लोग रोजगार के लिए सरकार को परेशान कर रहे थे। गलती आपकी भी नहीं, आपको समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। मैथ वाले तो वैसे भी 2 दूनी 4 ही होते हैं। महिपाल सिंह जी, आपसे थोड़ी सी शिकायत ये जरूर रहेगी कि आप किस तरीके से मामला को वो कर रहे हैं। आप खुद सोच कर देखिए, इस मूवमेंट को ऐसे चलाना चाहिए, ऐसे चलाना चाहिए, ऐसे चलाना चाहिए। आपके वो वीडियोस जिस तरीके से आए और बच्चों ने मुझे भेजे, मैंने उनको देखा तो मेरे को ऐसा लगा ये क्या कर रहे हैं आप। यहां वो दौर ऐसा था, प्रोपेगेंडा वॉर। दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा था। यस, ये प्रोपेगेंडा क्या था? ये षड्यंत्र था जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, आगे पीछे कोई नहीं है। और स्टूडेंट के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। मैंने बोला था, मेरे को डिसलाइक्स आए, लोगों ने ऐप अनइंस्टॉल कर दी। अबे कर दो यार, सारी कर दो, तुमसे कौन सा डरता हूं मैं। जो सच है वो है। हां, यही मूवमेंट फरवरी में चला, मैंने सपोर्ट किया। बेरोजगारी के मामले में सरकार को घेरेंगे, लेकिन उस समय पर बिल्कुल भी नहीं जिस समय पर देश मुसीबत से गुजर रहा हो। रोजगार देना सरकार का काम है, हमें लड़ना चाहिए सरकार से। लेकिन समस्या समझिए क्या है? समस्या सबसे बड़ी ये है, आप विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे थे। वो दौर था जब भारत की सरकार चीन के साथ किसी भी समय लड़ने की तैयारी कर रही थी। चीन हमला कर सकता था, 1962 रिपीट हो सकता था। भारत सरकार हमारे इस मूवमेंट को चलाती,
हमारे इस मूवमेंट से डील करती, स्टूडेंट्स को शांत करती, या देश के ऊपर लड़ती? जवाब आपको देना चाहिए फरवरी का माह। फरवरी के अंदर मैंने सपोर्ट किया था, ये याद रख लेना। अगस्त में मैंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, अपोजिट में था। फरवरी में सपोर्ट किया। और जितने टीचर्स ने मूवमेंट चलाया था, क्या तुम्हें शर्म आई? एक बार बता देना, मैं मान जाऊंगा आप में से किसी को शर्म नहीं आई। और यही सबसे बड़ी बुरी सिचुएशन किसी भी देश के लिए हो सकती है कि जब टीचिंग कम्युनिटी ही देश की मुसीबत के समय पे अपनी रोटियां सेक रही हो, लेकिन आप हाथ में खेल रहे थे। अब तीसरे में आ जाओ। यह मूवमेंट था, यह भी चला, देश के खिलाफ चला। ऐसे में चौथा मूवमेंट एकदम से, जो क्या नाम है, एग्रीकल्चर बिल्स के नाम पे आया। एग्रीकल्चर बिल्स के नाम पे आया। और यहां एग्रीकल्चर बिल्स के अंदर मैं इसमें मूवमेंट चल रहा था। मैं हमेशा से इसको, काफी दिन से इसको फॉलो करता रहा। वीडियोस वगैरह ज्यादा नहीं बनाई क्योंकि मेरा मानना यह था कि मूवमेंट ये गलत है। जो रिफॉर्म्स हैं, बदलाव हमेशा होते हैं, और जब भी बदलाव होगा तो कोई ना कोई जगह चीज को हिलाओगे तो एक लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग वो हिलने से मना करेगी कि हम तो नहीं हिलते। सिस्टम को अगर चेंज करोगे तो लोग जो उस सिस्टम में कंफर्टेबल हो चुके हैं वो वहां से हिलने को मन नहीं करेगा। लेकिन ये एक डिबेटेबल इशू है। मेरा एक सवाल सिंपल सा ये है, सबसे पहले क्या इन एग्रीकल्चर बिल्स पर किसी ने कोई संशोधन या अमेंडमेंट्स की बात की? स्टूडेंट वाले मामले में, सीएए वाले मामले में, और इसमें सबसे बड़ा कॉमन क्या था? सीएए वाले मामले में हमेशा एक बात थी, बिल वापस लो, इससे नीचे बात ही नहीं होगी। जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले मुसलमानों को भी भारत में नागरिकता मिलती, लेकिन उसको 5 साल की जगह 11 साल रहना पड़ता। इसके हिसाब से नागरिकता उन्हें भी मिलती। सुप्रीम कोर्ट जिस चीज को अलाउ कर रहा है, तुम कौन होते हो भाई? लॉ तो सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा होगा ना। लेकिन ये तो बिल्कुल वही है कि मेरे को तेरे से तब तक बात नहीं कर रही जब तक तू मेरी बात नहीं मान लेता, और मैं जब तक जीत नहीं जाता तब तक नहीं मानता, वरना भाड़ में जा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे भाई सामने वाले ने आउट कर दिया और वो एक लड़का बैट लेके खड़ा होता है कि मैं तो नहीं हट रहा, मैं भी नहीं, और बैट भी मेरा, सब कुछ मेरा, मैं आउट नहीं मानता। बॉल कराओ और जब तक मेरा मन नहीं करेगा तब तक मैं आउट नहीं होऊंगा, बाकी तुम जो मर्जी कर लो। ऐसे ही निकम्मे लड़के की तरह ये सारे प्रोटेस्टर्स थे। अब आ जाते हैं किसान बिल पे। किसान बिल, एग्रीकल्चर बिल के अंदर अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखो तो ये एक तरीके का रिफॉर्म है। इस रिफॉर्म के अंदर एमएसपी का मामला था और ये कहा गया कि एमएसपी को फिक्स कर दो। मजे की बात ये, एमएसपी को फिक्स करने से बात शुरू हुई और कहां जाके अटकी कि या तो पूरे बिल वापस लो वरना हम नहीं जा रहे। दोबारा वही षड्यंत्र किया गया जो शाहीन बाग का था। दोबारा वही षड्यंत्र किया गया जो शाहीन बाग का था। दोबारा क्या षड्यंत्र किया गया? दोबारा यह षड्यंत्र किया गया कि चारों तरफ से दिल्ली, शाहीन बाग में क्या था? दिल्ली के अंदर की सड़कों को घेर लो। यहां क्या है? दिल्ली के बाहर की सड़कों को घेरो। आओ, आना तो चाहते हैं वो दिल्ली, आना तो चाहते हैं वो दिल्ली, समझे? लेकिन दिल्ली की सड़कों को घेर लो, कोई भी सामान या कोई भी व्हीकल अंदर ना जाए। दिल्ली त्राहिमाम त्राहिमाम करे, कुछ भी अंदर ना जाए। दिल्ली त्राहिमाम त्राहिमाम करे, सरकार पर दबाव बनाओ और घुटनों पे लाओ। मामला क्या है? हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक बिल वापस नहीं हो जाते। अब उसमें सही है और गलत है, हम उसकी बहस ही नहीं कर रहे। या तो बिल वापस लो वरना हम बैठे हुए हैं। नतीजा क्या? 26 जनवरी भारत के गणतंत्र दिवस पर सबसे बड़ा कलंक मेरे लाल किले के ऊपर, मेरे देश के रेड फोर्ट के ऊपर एक तरीके का आतंकवादी हमला किया गया। जहां तिरंगा टांगा जाता है वहां पर उठाकर धार्मिक झंडा लगाकर धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई। इस एनालिसिस को यहां तक समझिए, उसके बाद पूरा इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे। तभी टाइम ज्यादा लग रहा है, समझे? सोच कर देखिए क्यों किया गया, कौन कर रहा था,
क्या कारण था कि वहां पर खालिस्तान के झंडे दिखाई दे रहे हैं और वहां के जो पॉलिटिशियन, वहां के जो नेता वेता हैं, वो खालिस्तान को सपोर्ट करके खुलकर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कारण है, दोबारा से खालिस्तान उभरता हुआ नजर आ रहा है। ये असलियत में प्रोपेगेंडा वॉर है। अब आप कहोगे ये प्रोपेगेंडा वॉर सिर्फ और सिर्फ भारत में है? आंसर है, ये जो प्रोपेगेंडा वॉर है ये केवल भारत में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि चाइना ने अमेरिका के अंदर अप्रॉक्सीमेट $100 बिलियन खर्च किए हैं अमेरिकन मीडिया को देने के लिए। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट देने के लिए $100 बिलियन खर्च किए हैं। 9 बिलियन, सॉरी 100 नहीं, 9 बिलियन खर्च किए हैं। अब ये 9 बिलियन कहां गए? और ये रिकॉर्ड केवल और केवल अमेरिका के अंदर चाइना के खर्चे का नहीं है। यूरोप के अलग अलग देशों की अलग अलग मीडिया हाउसेस को अलग अलग तरीके से खूब पैसा पहुंचाया जाता है चाइना की एडवर्टीजमेंट के लिए या चाइना के फेवर में बात करने के लिए। जब एक न्यूज़पेपर वाले को या न्यूज़पेपर एजेंसी को चाइना से पैसा मिल रहा है तो इसकी क्या गारंटी है कि इस मीडिया हाउसेस को, जो प्राइवेट ऑन्ड मीडिया हाउसेस हैं, इनको चलाने वाला मीडिया हाउसेस जो हैं वो पाकिस्तान से, चाइना से पैसा लेकर चाइना के फेवर में नहीं छापेंगे? इसकी क्या गारंटी है? और चाइना की, चलो फेवर में नहीं छापेंगे तो कम से कम चाइना की बुराई नहीं करेंगे। क्योंकि प्राइवेट एजेंसीज की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि उनको चाहिए होता है पैसा, और पैसा जितना मिले उतना कम है। कहीं ना कहीं वो भले ही देश से गद्दारी ना करें, लेकिन दूसरे देश के हाथों में खेल रहे हैं और उसके इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। और यहां से कोई बड़ी बात नहीं होती, एक आधा न्यूज चैनल एक कदम या 2 कदम आगे बढ़ के चाइना को ज्यादा खुश करने या चाइना से ज्यादा पैसा लेने के लिए पॉसिबली ज्यादा फेवरेबल छापना शुरू कर दे। और जैसे ही वो ज्यादा पक्ष में छापना शुरू करेगा, नतीजा उसका यह होगा, कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ जो अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज का प्रोपेगेंडा है वो कमजोर पड़ेगा। और जैसे ही वो प्रोपेगेंडा कमजोर पड़ेगा, चाइना को उन्हीं के देशों में सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा और नतीजा आपके सामने होगा। ये बहुत होता है। टूल किट वाला मामले से लेकर जो स्टरलाइट कॉपर है उसके मामले तक, या पॉस्को जैसी कंपनियों जो हमारे क्या नाम है उड़ीसा के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली थी, सारे अगर आप मामला देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि मैक्सिमम जगहों पर प्रोटेस्ट्स एकदम से शुरू हो जाते हैं। वो प्रोटेस्ट्स जो होते हैं एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट को बंद करवा देते हैं और अच्छी खासी चीज़ों को ख़त्म करवा देते हैं। पैसा उनको मिल रहा होता है एनजीओ से लेकर दूसरी जगहों पर। वो सिर्फ और सिर्फ बिकाऊ देशद्रोही होते हैं जिन्हें पैसे से मतलब है। वो हमारी सरकारों के बीच में काम कर रहे होते हैं और सरकारों से मिलकर बीच में काम कर रहे होते हैं, उन्हीं के बीच में खड़े हुए होते हैं और सरकार को गिराने या कमज़ोर करने या सरकार की नीतियों को अपने अनुसार मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो एक षड्यंत्र चल रहा होता है जो देश के अंदर भी होता है। यस, अब सरकार अगर चाहती है कि इन षड्यंत्रों का पता लगाए तो सरकार के पास क्या ऑप्शन है वो बताएं जरा। मजे की बात यह है, सरकार के पास कोई ऑप्शन, कोई तरीका नहीं होता इंफॉर्मेशन निकालने का, क्योंकि ये बातें सिर्फ हवाई होती हैं और कहां फुर्र हो जाएं पता नहीं लगती। और पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे मामले लगातार चल रहे हैं। ऐसे में सरकार की मजबूरी हो जाती है अपोजिशन से लेकर इन सारे दूसरे नेताओं की जासूसी करना, स्पाइंग करना, क्योंकि
ये सीधे तौर पर संसद में खड़े होकर या सड़क पे आकर सरकार की खुलकर आलोचना नहीं कर पा रहे। जो काम कांग्रेस को सड़क पे खड़े होकर प्रोटेस्ट के रूप में करना चाहिए था, जो काम समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी को सड़क पे खड़े होकर सरकार की कमियां गिनवाने का करना चाहिए था, ये लोग साइलेंट सपोर्ट प्रोवाइड करने की अगर कोशिश कर रहे हैं ऐसे मूवमेंट्स पर जो हवाई खड़े हो रहे हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जानना जरूरी हो जाता है कि असलियत में इन लोगों की मंशा क्या है। क्योंकि जिन प्रपंचों से, जिन षड्यंत्रों से, भाई अपोजिशन का काम है सच सामने लाना और खुल के सरकार के खिलाफ खड़े होना। अपोजिशन उठाकर शोर मचा रही है कि मेरा फोन टैप हो रहा है। क्या इनमें से किसी की कोई ऐसी गर्लफ्रेंड है जो नाजायज हो, या उसके बारे में सरकार ब्लैकमेल कर रही हो, या ये किसी के साथ ऐसे कमरे के अंदर जा चुके हों जो नाजायज है और सरकार ने वहां इनकी फोन की टैपिंग करके इनको हवाई मतलब इनकी बदनामी कर दी हो। सरकार अपनी अगर ये जासूसी निकालने की कोशिश कर रही है कि इनमें से कहीं कोई चीन के एम्बेसडर या उनके डेलीगेट से बात तो नहीं कर रहा, या इनमें से कोई चाइना या पाकिस्तान या अफगानिस्तान या अमेरिका या यूरोप किसी से बात तो नहीं कर रहा, और अगर ये कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से सारा पैसा या जो भी अगर लेन देन हो रहा है तो कैसा लेन देन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर लेन देन हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है तो कोई तुम्हारी बात सुन भी लेगा तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया कि मेरी प्राइवेसी कहां तक है। मेरी प्राइवेसी मेरे प्राइवेट रूम तक है। मेरे फोन में सिर्फ उस जगह तक है जहां तक मैं बात कर रहा हूं अपने घर में, अपने वाइफ से, अपने बच्चों से, हो सकता है अपने दोस्तों से, और ऐसी बात कर रहा हूं जो कि मतलब मजाक मजाक में हो सकता है दो दोस्तों के बीच में। भाई जैसे आपकी बात होती है वैसे मेरी ही बात हो सकती होती है। जितनी खुलकर आप बात करते हैं उतनी ही खुलकर मैं बात कर रहा हूं, और हो सकता है जैसी भाषा आप बात कर रहे होते हैं तो दोस्तों के साथ वैसी भाषा इस्तेमाल हो जाए। वो मेरा प्राइवेट मैटर है। वो अगर इंफॉर्मेशन बाहर आती है तो है बुरा। इसके अलावा अगर मैं चाइना बात कर रहा हूं या पाकिस्तान बात कर रहा हूं या किसी फॉरेनर से बात कर रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कुछ ऐसी बात हुई है तो सरकार को बताऊं, और अगर नहीं तो मैं तो चाहूंगा कि मेरे फोन टैप कर ले। भाई मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है और मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं साफ खड़ा हुआ हूं, तो सरकार टैप कर ले। अगर कुछ गलत मिलेगा तो जेल में डाल सकती है, फिर देखा जाएगा। हां, सरकार के ऊपर आरोप कई बार ये है कि जो वो कंपनी है तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मामले में अगर सरकार फोन टैप कर रही है तो मैं उसका समर्थक हूं। हां, यहां गड़बड़ कहां है जिसके ऊपर सरकार हमारी आज़ादी छीन सकती है, वो गड़बड़ दोस्तों ये है, इसे समझिए कि सरकार अगर चाहे, खासकर इस पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू हमारे फ़ोन में या कहीं पर, मान लिया कोई ऑफिसर है वो हमसे दुश्मनी निकालना चाहता है, तो फ़ोन में या कहीं पर हमारा कोई ऐसा एविडेंस जानबूझकर प्लांट कर सकता है जो हमारे अगेंस्ट कोर्ट में प्रूव कर सकता है, हो सकता है। ऐसे में हमें किसी भी सूरत में बच के रहना चाहिए, ये पक्का है। ऐसे में हमें किसी भी सूरत में बच के रहना चाहिए, ये पक्का है। इसके अलावा हमारे को कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी। ऐसा क्या है जो छिपाएं, और ऐसा क्या है जो सरकार को पता ना हो। मेरे बैंक अकाउंट में क्या पैसे हैं सरकार को पता होने चाहिए। मेरा फेसबुक पे कौन सा अकाउंट कैसे चल रहा है सरकार को पता हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, यहां सरकार ने सबका डाटा चोरी नहीं किया। यहां सरकार ने केवल और केवल 300 ऐसे लोगों को टारगेट किया, जिसमें एक तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, और बाकी दो और मतलब बाकी ईरान, चाइना और दूसरे देशों के कुछ ऐसे देश जो हॉस्टाइल कंट्रीज भी हो सकते हैं, उनके डेलीगेट्स हैं। ऐसे में इंडिया के 40 पत्रकारों के नाम हैं, लेकिन 40 पत्रकारों के नाम आज तक समझ में नहीं आए कि कौन कौन से के हैं।
और ऐसे में अगर किसी पत्रकार के नाम हैं भी और वो पत्रकारों के से बातचीत हो रही है तो उन्हें इस चीज में समस्या क्या है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। अगर मैं एक अपना ओपिनियन रखता हूं तो वो मेरा ओपिनियन होना चाहिए ना, वो ना कि किसी से बात करके ये कहूं वो मुझे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे उसके बाद मैं बोलना शुरू करूं, जैसे मेरे को पेट्रोल डल गया और मैं बोलना शुरू कर रहा हूं। ये तो नहीं होना चाहिए ना, और अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है। तो दोस्तों मेरा एक यही मानना है कि स्पाईवेयर आपके देश का, दुनिया का, भारत का एक टूल है, या मतलब किसी भी दुनिया के लिए जासूसी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सत्ता है तो षड्यंत्र होंगे, सत्ता है तो षड्यंत्र होंगे, षड्यंत्र होंगे तो आपको उन षड्यंत्रों से लड़ना पड़ेगा। और षड्यंत्रों के से लड़ने के लिए सूचना की जरूरत होती है, और सूचना जो है वो जासूसी से निकाली जाती है। और राजा के पास जितनी ज्यादा सूचना होगी वो उसी हिसाब से मैनेज कर पाएगा। हां, लेकिन कई बार क्या होता है, आपसे जानकारी प्राप्त करके आपकी आवाज को दबाने के लिए जब सरकार इस तरीके की सूचनाओं को मैनिपुलेट करना शुरू करते तो ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए सरकार को ज्यादा अथॉरिटेरियन होने के से रोकने के लिए हमें अक्सर ऐसे मामलों में प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए, लेकिन हमें यहां बारीकी से ये सोचना भी चाहिए, और ये रोल अपोजिशन का है। लेकिन अपोजिशन यहां और कहीं पर तो खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही, केवल और केवल षड्यंत्र के अंदर और हवाई बातें करते हुए ज्यादा नजर आ रही है। और क्योंकि अपोजिशन को इस मामले में भरोसे में सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये है कि अपोजिशन ने लोगों का कॉन्फिडेंस खो दिया है, और ये कॉन्फिडेंस खोने की वजह से ही लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा। और नतीजा ये है कि अपोजिशन का शोर शराबा होने के बाद उसे सरकार और मोदी विरोधी के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए अपोजिशन को भी समझना चाहिए कि पहले लोगों का भरोसा जीते और जानबूझकर ऐसे मुद्दों के ऊपर सवाल उठाएं या ऐसे मुद्दों के ऊपर बहस छेड़ें जो कि आम आदमी के कंसर्न से रिलेटेड है। आपका फोन टैप हुआ, आपको दर्द हुआ, मेरा फोन अगर टैप हो रहा है और मुझे पता भी नहीं है, तो ये आपकी जिम्मेदारी, अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि आम आदमी का फोन टैप हो रहा है, उसके मामले में सरकार को घेरा जाए। आप अपोजिशन में हैं तो पर्सनल मैटर ना बनाकर इसे कंट्री के मैटर पर बहस करेंगे तो लोगों का आपको साथ मिलेगा। और रही बात सरकार की, तो सरकार को भी पूरे नंबर कभी नहीं दिए जा सकते। सरकार की बहुत सारी गलतियां, और हमारे को पूरी ताकत से सरकार के विरोध में खड़े होना पड़ेगा तब जब ये अथॉरिटेरियन बनना शुरू कर दे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। जो अभी कुछ दिखाई दे रहा है वो अपोजिशन के कमजोर होने की वजह से है। अपोजिशन के पास इंटेलेक्ट नहीं है, बौद्धिकता नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि कौन से मुद्दे उठाए और कौन से ना उठाए। सरकार विरोध ही सब कुछ नहीं होता, कुछ नया बताएंगे तभी कुछ होगा। धन्यवाद।